हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फिनिशर 360 डिग्री में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर के आए हैं। इसमें कुल 37 पर्सन है, बिल्कुल पेपर के जैसा है। आप इसे मॉडल पेपर कह सकते हैं बिल्कुल। और इसमें जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो बिल्कुल एग्जाम के जैसे ही रखे गए हैं। इसमें टोटल 37 क्वेश्चन है और आपको बताना है कि आपके 37 में से कितने सही हैं। ये आपको कमेंट में बताना है। ये प्रैक्टिस सेट अगर इससे पहले आपने नहीं देखे हैं, 2 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। हिंदी की भी प्लेलिस्ट बनी है, अगर आप हिंदी के चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं या फिर आप जीके देखना चाहते हैं तो जीके की भी अलग से प्लेलिस्ट बनी है। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सही जवाब देना है, कौन सा होगा। चलिए मैं बता देता हूं कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है। वो होती है आपकी शब्द। क्या होती है? शब्द। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं शुरू से लेकर आखिर तक। सबसे पहली होती है ध्वनि या वर्ण। ठीक है, इसको अक्सर भी बोल सकते हैं। उसके बाद में आता है क्या? शब्द, सार्थक। उसके बाद शब्द से शब्द को हम पद भी कहते हैं, याद रख लेना। फिर होता है पदबंध, पदबंध। उसके बाद में आते हैं वाक्यांश, वाक्यांश। और सबसे बाद में आता है वाक्य। आपके समझ में आ गया आपका? तो यहां पर अगर पूछा जाए कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है, ये लघुत्तम नहीं रहेगा, तो आएगी आपकी वाक्य। समझ गए? अगर भाषा की सार्थक लघुत्तम, सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो। जैसे मैं कहूं राम, ये क्या है? एक शब्द है, इसका अपना एक अर्थ है या नहीं है? तो ये सार्थक लघुत्तम इकाई है। और सबसे बड़ी जैसे राम जाता है, राम जाता है, इसमें मैंने पूरी बात कही कि राम जाता है, ये क्या हो गया? ये आपका वाक्य आ गया। समझ गए? अगर ध्वनि या वर्ण की बात करें, ध्वनि जो हम बोलते हैं वो तो ध्वनि है, अगर उसको हम लिख दें तो वो वर्णीय अक्षर हो जाता है। जैसे लिपि। अब जैसे मैंने अ अक्षर बोला है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई हम मान सकते हैं, वर्णीय अक्षर होती है। इसको वर्णीय अक्षर बोल सकते हैं। समझ में आ गई आपका? सबसे छोटी इकाई वर्णीय अक्षर होती है। समझ में आया इस बात का? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम का मतलब होता है थोड़ा रुकना। जब हम कुछ बात बोलते समय थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा रुकना। समझ गए? ये चिन्ह किसका है? ये प्रश्नवाचक है। ये तो है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये आपका योजक चिन्ह है, जो विपरीत शब्दों के बीच में आता है जब दो अपोजिट शब्द होते हैं। ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अल्प विराम। इस चिन्ह को हम बोल सकते हैं उपविराम। उप विराम चिन्ह है ये। समझ गए? नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है? वर्तनी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो देखते हैं कौन सी है। कोतूहल, ये तो गलत है। ये कोतूहल ये भी गलत है, क्योंकि ये तापा बड़ी की मात्रा आती है। अब देखो कहां पर इस पर है, बड़ा ऊ की मात्रा है, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ये भी गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हवा कैसा शब्द है? हवा कैसा शब्द है? तो हवा क्या है? क्रिया तो है नहीं। हवा सर्वनाम भी नहीं है। हवा संज्ञा शब्द है या विशेषण शब्द है? ये आपको बताना कि हवा संज्ञा शब्द है या फिर विशेषण शब्द है। आपको इनमें से कमेंट करके आप बताना जरूर इसका उत्तर कि हवा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। अच्छा देखो, सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और सर्वनाम के अगर हमसे पूछे कि संख्या कितनी होती है, तो सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11। सर्वनाम की संख्या 11 होती है। क्रिया आप रचना के आधार पर 2 होती है, सकर्मक और अकर्मक। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है और सार्वनामिक होता है। इसका सही जवाब होता है संज्ञा। हवा कैसा शब्द है? ये संज्ञा है। कौन सा? पदार्थवाचक संज्ञा।
पदार्थवाचक संज्ञा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये पदार्थवाचक संज्ञा है, पदार्थवाचक संज्ञा। समझ गए? नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? अभी मैंने पीछे बताया कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, ये है टोटल 11। और कौन कौन से हैं इसमें सर्वनाम मैं बता देता हूं। 11 सर्वनाम, एक तो होता है तू, तुम, आप, यह वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये टोटल 11 सर्वनाम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण बोलते हैं, नहीं बोलते? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। समझ गए? विशेषण के 4 भेद होते हैं, आपको पता होगा। नेक्स्ट, राम सेब खाता है, इसमें क्रिया का कौन सा प्रकार है? आपको बताना इसमें क्रिया का कौन सा प्रकार है। पूर्वकालिक क्रिया तो नहीं होगी, पूर्वकालिक क्रिया में होता है जैसे मैंने पढ़कर खाना खाया, जहां कर शब्द लग जाएगा, इसमें कर शब्द लगता है। अनेकार्थक क्रिया बिल्कुल भी नहीं है। इब सकर्मक और अकर्मक हमें ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, इसका तरीका है क्या प्लस क्रिया। अगर आप क्या प्लस क्रिया में आपको कोई जवाब मिलता है तो सकर्मक, अगर नहीं मिलता तो अकर्मक। अब देखो, क्या खाता है, क्या शब्द में क्रिया क्या है? खाना। तो क्या खाता है? सेब, सेब खाता है, तो मिल गया ना सकर्मक, यानी जिसमें कर्म हो। सकर्मक मतलब कर्म सहित क्रिया, तो ये कौन सी हो जाएगी? शकर्मक। अब क्या शब्द लगा करके इसका उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि रमेश अच्छा गाता है, वाक्य में अच्छा शब्द क्या है? अब देखो, अच्छा शब्द आप विशेषण नहीं बोल सकते, क्योंकि विशेषण जो होता है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, लेकिन ये तो क्रिया है। क्रिया से पहले, गाना एक क्रिया है ना, और जो क्रिया से पहले आया है वो क्रिया की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, और क्रिया की बता रहा है तो क्या होगा? क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इससे भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कौन कौन से हैं। तो इसमें कौन सा है पुल्लिंग? मेरा मेरी लगा सकते हैं, या होता होती। देखो, मेरा और होता, होता है, ये तो होते हैं पुल्लिंग में, और मेरी, होती है, ये होते हैं स्त्रीलिंग में। तो ये दोनों चीज आपको याद रख लेनी। हमसे पुल्लिंग पूछा है, तो मेरी बात, ये तो स्त्रीलिंग हो गया। मेरी रात, रात होती है, बात होती है, तो स्त्रीलिंग है ना। आए होती है या होता है? आए होती है, आए होती है, तो ये भी स्त्रीलिंग है। वह किया जाता है, तो ये है पुल्लिंग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि तिथि शब्द का बहुवचन क्या होता है। बहुवचन बताना तिथि शब्द का। तिथियों, देखो तिथि शब्द कैसे लिखा जाता है। तिथि शब्द ऐसे ही रहेगा, इसमें या प्रत्यय लग जाएगा। क्या लगेगा? या प्रत्यय। तो तिथि ये गलत लिखा है, ये है, लेकिन इसमें ये या में ये बिंदी आनी थी, ये गलत हो गया, इसकी वजह से ये तिथियों नहीं होगा, ये तिथियां डी इसका सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट देख लेते हैं कि महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल क्या है? काल कितने प्रकार के होते हैं? काल होते हैं 3 प्रकार के। इसमें हो सकता है एक भूतकाल होता है, एक होता है वर्तमान, और एक होता है भविष्य। क्या होता है? भविष्य। और इसको याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी, 653 से आप इसको याद कर सकते हैं। 6 तो भूतकाल के, 5 वर्तमान काल के और 3 भविष्य काल के भेद होते हैं। गीत गा रहा था, यानी काम पूरा नहीं हुआ, भी चुका था, नहीं हुआ, गा रहा था, काम चल रहा है लेकिन भूतकाल में, तो इसको बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल। समझ गए? अगर रहा है आता तो उसको क्या बोलते? अपूर्ण वर्तमान काल। तन समझ गए? इसको उसको तात्कालिक वर्तमान भी कहते हैं। समझ गए? ये अपूर्ण भूतकाल है। अपूर्ण का मतलब पूरा नहीं हुआ भूतकाल का जो काम, यानी गाने का काम अभी कंटिन्यू चल रहा है। समझ गए? नेक्स्ट, उससे दौड़ा नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो वाच्य में कौन सा दौड़ा नहीं जाता? आपको बता दो, कर्म वाच्य होता है, एक होता भाववाच्य, इसमें ये होता कर्तवाच्य। कर्तवाच्य
जब कर्म पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो कर्मवाच्य, जब कर्ता पर पड़ता है तो कर्मवाच्य, कर्तावाच्य होता है। इसमें आएगा आपका भाववाच्य। इसकी ट्रिक क्या है, इसमें हमेशा असमर्थता प्रकट की जाती है, असमर्थता। जहां असमर्थता प्रकट की जाएगी वहां पर भाववाच्य होगा। जैसे उससे दौड़ा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, मुझसे जो चला नहीं है, ये सब चीज है। नहीं जाता शब्द आता है, जब असमर्थता प्रकट की जाती है तो वहां भाववाच्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? तो कर्ता ने। लेकिन इसमें ये नहीं पूछा, इसमें ये नहीं पूछा कि लड़के ने में कौन सा कारक है। इसमें पूरे के पूरे में पूछा है कि कारक बताओ। समझ गए? कर्ता कारक इसमें अकेला नहीं है, क्योंकि ये तो है लेकिन ये कर्म, कर्म कारक भी है, तो कर्म कारक अकेला भी नहीं है। अधिकरण में होता है में और पर, कर्ता में होता है ने, कर्म में होता है को, तो इसमें तो दोनों हैं, इसमें ने और को दोनों हैं, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन डी इसका, क्योंकि कर्ता ने, ये कर्ता और को कर्म। समझ गए? तो ये दोनों कारक इसमें है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? सामान्य बोलचाल के शब्द जो हैं वो तद्भव कहलाते हैं, जो हम आम बोलचाल में यूज करते हैं। तत्सम होता है तत् प्लस सम, यानी संस्कृत से लिए गए शब्द जो बोलने में कठिन हो। अब देखो, अचरज का, अंधकार का होता है अंधेरा, तद्भव। आशा का होता है आस, अंगरक्षक का मतलब होता है अंगरखा, अंगरखा। और अचरज का होता है आश्चर्य। तो आश्चर्य शब्द क्या है? एक तत्सम शब्द है, तो तद्भव हमें देखना था, तो ए इसका सही हो जाएगा। जितने भी संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन, व्यंजन जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, जैसे त्र, अज्ञ, शरशर्मिक, सरशर्मिक, री का ऋषि भी होता है इसमें, सरशर्मिक भी होता है, और ज्यादातर इसमें ये वाला वह भी होता है, और ये अंक वाली बिंदी, नीचे वाला रहे, ऊपर वाला रहे, ये तत्सम शब्द होते हैं। नेक्स्ट, उत्थान शब्द में उपसर्ग बताओ। तो उत्थान का संधि विच्छेद करोगे तो आपको पड़ेगा उत प्लस थान, उत प्लस थान। ये व्यंजन संधि है। इसमें कौन सी है? ये व्यंजन संधि होती है, जहां हलंत आ जाए व्यंजन संधि को हलंत संधि भी कहते हैं। ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। तो उत प्लस थान, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्थान में उपसर्ग उत उपसर्ग है। नेक्स्ट, किताब किस भाषा का शब्द है? तो किताब कौन सी भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है। वकील किस भाषा का शब्द है? ये भी अरबी भाषा का शब्द है। बाकी आप कितने शब्द जानते हैं वो कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट देख लेते हैं, सावधानी शब्द में प्रत्यय बताओ। अब देखो, प्रत्यय की सबसे अच्छी पहचान ये है कि पहले आप शब्द लिखो वो जिसका पूरा अर्थ हो, और फिर शेष। देखो, पूर्ण शब्द प्लस शेष बचा। अब देख, सावधानी में हम क्या ढूंढेंगे? सावधान शब्द आ गया पूरा, सावधान प्लस ई की मात्रा बची, तो ये प्रत्यय हो गया। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। समझ गए? नेक्स्ट, अल्प का विलोम शब्द क्या होगा? अल्प का मतलब विलोम शब्द ज्ञान नहीं होता, कल्प नहीं होता, थोड़ा तो इसका समानार्थी हो जाएगा। अल्प का मतलब होता है कम या थोड़ा, तो इसका सही रहेगा अति। अति को हम कह सकते हैं ज्यादा। समझ गए? नेक्स्ट, अंक शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? हमें ये बताना जो अंक के समानार्थी नहीं है। अंक संख्या को भी कहते हैं, अंक अंग को कहते हैं, नहीं कहते। अंक गोद को भी कहते हैं, अंक चिन्ह को भी कहते हैं, लेकिन अंग को नहीं कहते। तो इसका सही हो जाएगा बी। इसमें नहीं पूछा गया था, ये आपको लास्ट में क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान देना, हिंदी में विशेषकर। ऐतराज शब्द का अर्थ कौन सा है? ऐतराज किसको बोलते हैं? संकट को? नहीं। आपत्ति, विपत्ति, आफत। कन्फ्यूज हो जाओगे कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। समझ गए? नेक्स्ट, समश्रुत भिन्नार्थक। समश्रुत का मतलब होता है जो सुनने में समान दिखाई दे, भिन्नार्थक का मतलब लेकिन उनके अर्थ अलग हो। जैसे अभय, उभय, ये सेम सेम लग रहे हैं ना, इनका सही अर्थ बताना। अभय का मतलब अ यहाँ पर नहीं को दर्शा रहा है, तो अ कम भय का मतलब जिसे भय ना हो,
यानी निडर। तो निडर कहाँ है सबसे शुरू में, निडर ये रहा। लेकिन उभय का मतलब तो दोनों होता है, तो ये तो एक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। उभय दोनों पहले दे दिया और अभय निडर बाद में, ये उल्टा लिख दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों एक, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो निडर का मतलब अभय और दोनों, ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जहां जाया न जा सके उसके लिए एक शब्द बताना। हर टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। जहां जाया न जा सके उसको बोलते हैं अगम्य, जहां जाया न जा सके। ठीक है। नेक्स्ट, महास्य शब्द में कौन सी स्वर संधि है? स्वर संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती है दोस्तों। सबसे पहली होती है दीर्घ, फिर होती है आपकी गुण, फिर आती है आपकी वृद्धि, और फिर होती है आपकी यण, और लास्ट वाली होती है अयाति। समझ गए? तो महास्य को हम जोड़ सकते हैं कि महास्य, महाजमा आस्य। तो अ प्लस आ, जहां समान शब्द जुड़ जाते हैं, समान वर्ण जुड़ जाते हैं, अ प्लस आ बराबर आ, ये बढ़ गया आ। 1+1, मैं संधि के लिए एक ट्रिक बता दूंगा। देखो, समान वर्ण, जहां समान स्वर जुड़ जाए आपस में, समान स्वर हो, या तो अ प्लस अ हो, या फिर आ प्लस आ हो, या ई प्लस ई हो, ऊ प्लस ऊ हो। जब ये समान जुड़ जाए तो वहां हमेशा दीर्घ संधि होती है। कौन सी? दीर्घ। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? दीर्घ संधि होती है। समझ गए? नेक्स्ट, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? तो कौन सा है? कर्मधारय समास इसमें है ही नहीं। कर्मधारय समास में गुण या विशेषता बताई जाती है। बहुवीर समास में भगवान के नाम ज्यादातर आते हैं, ये आपको याद रख लेना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अव्ययभावी समास में पहला शब्द होता है जो, वो गौण होता है, यानी उसका कोई अर्थ नहीं होता, उपसर्ग होता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो रसोई घर का मतलब हो सकता है रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। और के लिए शब्द किसमें? तत्पुरुष समास में कारक वाला आता है, ये संप्रदान। अगर इसमें भी पूछा जाए तो कौन सा है? तो संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट करना मुझे। क्या है ये? कौन सा वाक्य? इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। समझ गए? अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। और इसमें कौन सा है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि कहाँ जा रहे हो, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है कि स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? स्थायी भाव, रस की संख्या भी 9 है, तो स्थायी भाव की संख्या भी 9 ही रहेगी। लेकिन भरत मुनि जो है, भरत मुनि ने 8 मानी है रस की संख्या। कितनी मानी है? 8। अब नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? तो 16 मात्राओं वाला छंद आपको बताना कि कौन सा है। 16 मात्राएं, रोले में कितनी होती है? 24 मात्राएं। दोहा के पहले विषम चरणों में, दोहा के विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है, और सम चरणों में इसके 11-11 मात्राएं होती है। सोरठम के विषम चरणों में इसका विपरीत होता है। विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है, और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। तो दोहे का उल्टा क्या होता है? दोहे का उल्टा सोरठा होता है। समझ में आ गए? तो इसमें चौपाई होती है 16 मात्राएं। चौपाई एक 16 मात्राएं होती हैं, और चौपाई एक सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? ये सममात्रिक छंद है। मात्रिक छंद, सममात्रिक छंद है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, मुदित महीपति मंदिर आए में कौन सा अलंकार है? अलंकार का मतलब आभूषण होता है, और अलंकारवादी कवि कौन से हैं? अलंकारवादी कवि है केशव। तो इसमें मैं शब्द आया है, इसमें भी माँ शब्द, माँ शब्द। जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, अनुप्रास अलंकार होता है। अनु का मतलब होता है, प्रास का मतलब दोहराव, अनु का मतलब बार बार। जब अनुप्रास का मतलब होता है पीछे पीछे, यानी दोहराव। मुदित महिपति मंदिर, माँ माँ माँ, ये शब्द आए हैं जब एक ही वर्ण या कई बार रिपीट हो लगातार। समझ गए? तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है जहां एक शब्द हो लेकिन उसके अर्थ अनेक होने चाहिए। शब्द एक, शब्द एक और अर्थ अनेक, ये होता है। उप में जहां संभावना होती है, संभावना, वो रूपक में अभेद, कोई भेद नहीं रहता। समझ गए? नेक्स्ट, तू डाल डाल मैं पात पात, मुहावरे का सटीक अर्थ बताना। समझ गए? इसका सही अर्थ क्या है?
तू डाल डाल मैं पात पात। इसका सही अर्थ क्या होगा कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना, कि भाई अगर तू चालाक है ना तो मैं भी तेरे से बड़ा चालाक हूं। समझ में आ गया, ये इसका मुहावरे का अर्थ। किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्ण अनुक्रम में से रखा था? वर्ण अनुक्रम में रखा, समझ गए, वर्ण के हिसाब से। ये रखा था गारदद गारसद ताशी ने रखा था, गारसद ताशी ने रखा था। इनकी पुस्तक है, उसका नाम बताओ आप, पुस्तक का नाम बताओ, पुस्तक का नाम बताओ जो इन्होंने लिखी थी, ठीक है, कमेंट में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी में 5 बोली आती है। इसमें ब्रज भाषा भी है, खड़ी बोली भी है, कन्नौजी भी, लेकिन मारवाड़ी नहीं आती। ये नहीं पूछा गया था। मारवाड़ी किस में आती है? ये पश्चिमी राजस्थानी में आती है, राजस्थानी में आती है। समझ गए? मीराबाई के पद इसी में लिखे हैं, पूछा जाता है इसलिए बता रहा, मीराबाई के पद इसी में लिखे हैं। नेक्स्ट, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ये पंक्ति किसकी है? किसकी पंक्ति है? बताओ किसकी पंक्ति है? कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। अब इस पंक्ति को मैं याद करवाता हूं आपको ट्रिक से, कि मैथिली आपको जानते हैं बिहार में चुनाव जीती है मैथिली ठाकुर, और उसने जब भाषण दिया तो उसने अपने भाषण में एक बात कही कि मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, जो मनुष्य वही है जो मनुष्य के काम आए, मनुष्य के लिए मरे। किसने कहा ये बात? मैथिली ने कहा, मैथिली ठाकुर ने कही ये बात। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि मैथिली कह रही है कि मनुष्य मनुष्य के लिए मरे, और इसी वजह से वो सबसे कम उम्र में विधायक बन गई और जीत गई, अपने एक ही बात से जीत गई कि मनुष्य ही मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है। समझ में आ गया? इस तरह से याद रखे, बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। बिना दीवारों का घर मनु भंडारी की रचना का रूप क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बिना बिना दीवारों का घर मनु भंडारी की रचना है। समझ में आ गए? अब इसको याद करने का तरीका हम बताते हैं कैसे करोगे। कि भाई बिना दीवारों का घर, बिना दीवारों का घर, उसमें हमने क्या करा? भंडारा करा। कह ला भाई भंडारा कहाँ रखा तुमने? कह लगा भाई हमने भंडारा यहाँ रखा बिना दीवारों के घर में। कह लगे यार क्या नाटक बना रखा तुमने, ये क्या नाटक लगा रखा? बिना दीवारों के घर में भंडारा करोगे तो हवा अगर आएगी तो सब मिट्टी उसमें डल जाएगी, सब भर जाएगी, खाना खराब हो जाएगा। ये तो तुम नाटक कर रहे हो कि बिना दीवारों के घर में भंडारा कर रहे हो, बिना दीवारों के घर में भंडारा कर रहे हो। मान जाओ मनु, बिना दीवारों के घर में भंडारा मत करो, ये नाटक ना दिखाओ, नाटक मत दिखाओ। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, मृगनयनी उपन्यास किसका है? मृगनयनी उपन्यास किसका है? तो आपको बताओ मृग कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं? नहीं रहते। मृग जो है, हिरन जो है, ज्यादातर कहाँ रहते हैं? मृगनयनी का मतलब होता है हिरनी जैसी आंखें हो जिसकी। तो मृगनयनी, मृग कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं। वन का शब्द कहाँ है? ये वृंदावन, वृंदावन, वृंदावन लाल वर्मा इसका उत्तर आ जाएगा। ये आपको ट्रिक है याद करने की। अब हम गद्यांश पढ़ेंगे और इसके उत्तर देंगे। देखो सबसे पहले, पूंजीवादी समाज में लेखक, पुस्तक और पाठक के बीच बाजार आ गया है। इस बाजार के कारण लेखक का पाठक से सीधा संबंध नहीं रह पाता। इसलिए मार्क्स ने कहा है कि पूंजीवादी समाज में कला साहित्य लेखक के लिए एलियनेशन, एलियनेशन का मतलब होता है अजनबीपन की समस्या सबसे बड़ी है। पुराने समाज में कला व कलाकार अपने समाज से पूरी तरह से जुड़े थे। कला की रचना और सुरक्षा दोनों का दायित्व समाज का था। किसका था? समाज का। बाद में कला दरबार में आई, कला और कलाकार का क्षेत्र संकुचित हो गया। कह सकते हैं कि इसमें इसके अजनबीपन या एलियनेशन और बढ़ा। ये पढ़ लिया, अब उत्तर देखते हैं। पूंजीवादी समाज में लेखक और पाठक के बीच में क्या आ गया? बाजार आ गया। ये हमने देखा तो था, बाजार आ गया। क्या आ गया? बाजार आ गया। नेक्स्ट, पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था? समाज का। ये देखो मैंने देखा है, किसका दायित्व था? समाज का। अब नेक्स्ट देखते हैं, गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? पूंजीवादी समाज में कला नहीं, ये गलत है। कला और कलाकार नहीं। दरबारी साहित्य, कला में पूंजीवाद आ गया भैया, तभी तो वो संकुचित हो गई है।
कला में पूंजीवाद आने के कारण ही कला संकुचित हो गई। ये इसका बेस्ट शीर्षक है। तो दोस्तों 37 में से कितने सही क्वेश्चन हैं? बिल्कुल कॉन्स्टेबल लेवल का बनाया था मैंने, ये कॉन्स्टेबल लेवल का बनाया था पेपर, पेपर की तरह है बिल्कुल। आपके कितने सही है कमेंट में बताना, और ये प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू चलता रहेगा, आप देखते रहिए। जब तक आपका एग्जाम नजदीक आएगा तब तक आप पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। आपको पेपर में बैठने पर ऐसा फील होगा जैसे आप पेपर आपने कितनी बार दे चुके हो पेपर, क्योंकि मैं बिल्कुल वही पैटर्न लेके आ रहा हूँ, जो जो एग्जाम्स में पूछा जाता है उसी तरह के क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बता देना दोस्तों, लाइक कर दिया करो, इससे हौसला बढ़ता है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं या वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, या फिर आप किसी प्रॉपर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।